हेलो बच्चों, +2 क्लास के अकाउंट्स क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम प्रतिभा चंदेल है और हम अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ और बातों को, कुछ और कंसेप्ट्स को हम समझने की आज हम कोशिश करेंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंपनी खाते, अंशों का निर्गमन एवं हरण, कंपनी अकाउंट्स, इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स। बच्चों, ये हमारा 6th वीडियो है, पार्ट 6 है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नंबर 1, ऑब्वियसली अंशों का निर्गमन हमारा टॉपिक है इसमें, ठीक है। और अंशों का निर्गमन कैसे कैसे किया जाता है बच्चों, हम समझ रहे हैं फॉर कैश, रोकड़ के लिए, ठीक है। कैश इकट्ठा करने के लिए हम अंशों का निर्गमन कर रहे हैं क्योंकि हमें फिक्स एसेट्स खरीदने हैं, स्थायी संपत्तियां हमें खरीदनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैश के लिए हम अंशों का निर्गमन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या मेथड है? नंबर 1, इशू एट पार, सममूल्य पर निर्गमन के बारे में हम समझेंगे और इसका एक एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। नंबर 2, इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम पे निर्गमन, इसे भी हम समझेंगे। इसका एग्जाम्पल हम बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। एंड थर्ड हमारा है इशू एट डिस्काउंट, यानी कि अंशों का कटौती पर निर्गमन, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हम आज कवर करेंगे। सो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा फर्स्ट टॉपिक आज है कंसेप्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट पार, सम मूल्य पे निर्गमन, ठीक है। यानी कि एक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को इशू करती है, तो इशू करते वक्त उसके पास ऑप्शन है नंबर 1 कि वो एट पार यानी कि सम मूल्य पे वो पब्लिक को ऑफर कर सकती है, ठीक है, शेयर्स के लिए। तो सम मूल्य का मतलब क्या होता है? इशू ऑफ शेयर्स एट पार इम्प्लाइज दैट द शेयर्स आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो शेयर्स हैं वो उसकी फेस वैल्यू के ऊपर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी इज इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1000 शेयर, कि कंपनी जो है वो पब्लिक से 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवा रही है और उसका रेट क्या है बच्चों? ₹10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर है। इसका मतलब वो जो 10 रुपये हैं वो क्या है? उन शेयर्स की फेस वैल्यू है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक दुकान के पास जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं कि मुझे पेन दे दीजिए, लेकिन पेन की कीमत क्या है? तो दुकानदार बोलता है कि ये पेन 10 रुपये का है। एक पेन कितने का? 10 रुपये का। तो 10 रुपये क्या हो गया? उस पेन की फेस वैल्यू हो गई। तो वैसे ही यहाँ पर भी 1000 शेयर्स कंपनी इशू करने जा रही है और उसमें से एक शेयर की जो कीमत वो कितनी है? 10 रुपये है। तो 10 रुपये क्या हो गया? उसकी फेस वैल्यू है। तो व्हेन कंपनी इशू शेयर्स एट ₹10 ईच, दैट इज ऑन फेस वैल्यू, यानी कि जब कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू पर ही अपने शेयर्स को इशू करती है, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही बेच रही है, तो उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। सो प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू होता है, ठीक है। जो उसका मूल्य अंकित है उसे हम फेस वैल्यू कह रहे हैं। जैसे जो अंकित मूल्य बच्चों, फेस वैल्यू 10 रुपये भी हो सकती है, 100 रुपीज़ भी हो सकती है, 1000 रुपीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो जब एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य पे करती है तो उसे हम कहते हैं सम मूल्य पे अंशों का निर्गमन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आज हम इसी को ही हम इसको डिस्कस करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट पार का एक हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। बच्चों, एक कंपनी जो है वो किस प्रकार से अपने अंशों का निर्गमन करती है, कौन कौन से वो स्टेप फॉलो करती है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में समझा कि एक कंपनी जो है जब भी अपने अंशों का सममूल्य, ठीक है, अपना मूल्य जो अंकित मूल्य है, फेस वैल्यू डिसाइड करती है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये डिसाइड किया तो वो 10 रुपीज़ एक साथ नहीं मंगवाती है, वो उन्हें किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है और हर किस्त का कुछ ना कुछ नाम रखा गया है। पहले किस्त को हमने नाम दिया है एप्लीकेशन, यानी कि जब आपका जो पब्लिक है वो अप्लाई करती है, कंपनी को लेटर भेजती है, एप्लीकेशन फॉर्म भरती है, तो साथ में कंपनी ने कहा है कि आप एप्लीकेशन का मनी भी भेजिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी फिर जब वो अलॉट करती है, शेयर्स बांट देती है पब्लिक को, फिर वो अलॉटमेंट मनी मंगवाती है, फिर जो पैसा बच जाता है उसे कॉल्स के रूप में मंगवाया जाता है और एक कंपनी मैक्सिमम
3 कॉल्स जो हैं वो कर सकती हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो है इशू ऑफ शेयर एट पार। ठीक है, तो उसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों ध्यान से आपने इस एग्जाम्पल को पढ़ना है। क्वेश्चन है हमारा कि ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ए लिमिटेड एक कंपनी का नाम है और वो पब्लिक को अप्लाई करने के लिए बोल रही हैं कि हम 1000 इक्विटी शेयर्स हम बेचना चाहते हैं, इशू करना चाहते हैं, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, ₹10 है। ठीक है, और ये ₹10 है कैसे मंगवाए जाएंगे? दिस ₹10 इज पेबल एज फॉलोज। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे, ₹2 फर्स्ट कॉल पे और ₹2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो आगे बोला गया कि ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, यानी कि पब्लिक ने सारे शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी कितनी हुई, पूरी 1000 शेयर्स के लिए होगी। ठीक है, एंड ऑल मनी हैव बीन रिसीव्ड, और सारे पैसे हमें आ गए हैं। कोई ऐसा बदमाश हमारा शेयर होल्डर नहीं है जिसने पैसे नहीं दिए, सभी ने हमें पेमेंट कर दी है। जब हमने इन शेयर को इशू किया तो हमारे पास शेयर इशू एक्सपेंसेस भी हुए। बेटे इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्या होता है शेयर इशू एक्सपेंस। जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं और उनको हम कहते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस हमें पे करने पड़ते हैं और बाद में इन एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ करते हैं, अपलिखित करते हैं। कहाँ से? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से हम करते हैं या फिर अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस में से हम करते हैं इनको अपलिखित। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं दिया हुआ तो डेफिनेटली ये आपके बैलेंस शीट में शो होते रहते हैं। कहाँ पर? एसेट साइड में, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेड के अंडर। ये हम बेटे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमें इसकी भी एंट्री करनी है, शेयर इशू एक्सपेंस जो हमने ₹1000 किए हैं। आगे बोला है पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की बुक्स में आपको जनरल एंट्री करनी है। तो चलिए अपना हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो पहले क्या होता है, पहले पब्लिक एप्लीकेशन आपके सामने था, आपके लिए आपके पास भेजती है। आप एक कंपनी है आपकी, ठीक है, आपके पास एप्लीकेशन आएगी तो एप्लीकेशन के साथ क्या आएगा? तो बच्चों एप्लीकेशन आएगा आपका एप्लीकेशन मनी। वो कितना है? ₹3। ₹3 पर शेयर के हिसाब से सब लोगों ने एप्लीकेशन मनी दिया। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? तो देखिए हमारे पास बैंक में पैसा आएगा तो वी विल डेबिट बैंक अकाउंट एंड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये पैसा किसके लिए आया? शेयर एप्लीकेशन के लिए आया। अब कितना पैसा आएगा? अगर जो मैंने रेड से मार्क किया देखिए 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू ₹3000, यानी कि 1000 शेयर और पर शेयर ₹3 एप्लीकेशन के हैं तो उस हिसाब से ₹3000 हमारे पास आने चाहिए। यानी कि 3000 हमारे डेबिट में आ गए, 3000 हमारे क्रेडिट में भी आ गए। इसके साथ ही बच्चों नीचे हम नरेशन लिख देंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर, यानी कि हमने 1000 शेयर पे ₹3 पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव कर लिया है। सेकेंड एंट्री हम करते हैं, हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब बारी है शेयर्स को, ये जो पैसा आया है एप्लीकेशन का, इसको हमें ट्रांसफ़र करना है किस में? शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि हम शेयर कैपिटल ही तो क्रिएट कर रहे हैं। अब हमारे कैपिटल का नाम खाली कैपिटल नहीं है, क्या नाम है? शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन का पैसा है हम उसे डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आया है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और अमाउंट बच्चों आपको पता ही है ₹3000 ही जाएगा, बिकॉज ₹3000 ही हमारे एप्लीकेशन के आए हैं। और नीचे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, अब बारी है हमारी शेयर्स को अलॉट करने की। ठीक है, तो जब हम अलॉट कर देते हैं शेयर्स तो हम अपने शेयर होल्डर्स को क्या करते हैं? अलॉटमेंट लेटर हम भेज देते हैं कि आपको हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। साथ ही वो अलॉटमेंट का पैसा भी मंगवाते हैं। तो पहले अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू किया जाता है। जैसे एप्लीकेशन का पैसा हमने रिसीव किया ना, अलॉटमेंट का पहला पैसे जो है वो पहले हमें रिसीव नहीं होते, हम पहले उनको ड्यू करते हैं। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बच्चों ड्यू की एंट्री है कि इतने पैसे हमारे पास आने चाहिए। ठीक है, किसी ने नहीं दिए, कम दिए, अभी नहीं दे रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। जब हम पैसा ड्यू करते हैं तो हमें होता है कि हमने सभी शेयर होल्डर से पैसा ये मंगवाना है। ठीक है, तो ड्यू की एंट्री पूरे शेयर्स के लिए होती जितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं।
इशू कर रहे हैं हम 1000 शेयर, 3 रुपये अलॉटमेंट के हैं, तो उस हिसाब से कितने रुपए आने चाहिए, रेड से मैंने कैलकुलेशन की है 3000 रुपीज़ आने चाहिए। तो हम लिख देंगे कि भाई 3000 रुपीज़ डेबिट में, 3000 रुपीज़ क्रेडिट में, कि हमने शेयर अलॉटमेंट का पैसा हमने मंगवा लिया। और नीचे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर, यानी कि 1000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हो गया है। लेटर्स जो है वो डाल दी गई हैं हमारे शेयर होल्डर्स को कि प्लीज़ अलॉटमेंट का अमाउंट दीजिए। अब देखिए अलॉटमेंट का अमाउंट आता है, सभी शेयर होल्डर ने सब पैसे दे दिए हैं, तो अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होगा। और ये पैसा किस चीज़ का आया है, तो ये पैसा आया है हमारे पास शेयर अलॉटमेंट का, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितना अमाउंट आया है, फुल अमाउंट हमारे पास आ गया, सभी शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया है, तो 3000 रुपये आ गए हैं डेबिट में, और 3000 से ही हमने अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, और नरेशन हम लिख देंगे कि बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। देखो बच्चों, ये जो पैसा हम रिसीव करते हैं ना अलॉटमेंट का, यहाँ आपने ध्यान देना है कि सारा पैसा आया है अलॉटमेंट का या नहीं आया। कई आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कुछ हमारे बदमाश शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो कई बार एप्लीकेशन का पैसा तो पे कर देते हैं, लेकिन कई बार वो अलॉटमेंट का भी पे नहीं करते, कोई कॉल्स का पैसा पे नहीं करता है। तो आपने सबसे ध्यान कहाँ देना है, जब आपने पैसा रिसीव करना है, जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना है, तब ध्यान देना है कि क्या सभी ने, अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या सभी ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। अगर जवाब आपको हाँ में मिलता है तो फुल अमाउंट से आप जो है वो रिसीव कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको खुद से जवाब मिलता है कि नहीं, मिस्टर राम था, मिस्टर श्याम था, मिस्टर ए था, मिस्टर बी था, जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जिन्होंने इतने शेयर्स पे कॉल का पैसा नहीं दिया, तो बच्चे वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके उनका पैसा माइनस करना पड़ेगा टोटल जो आपको रिसीव होना था उसमें से। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। अभी हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सब हमारे शेयर होल्डर्स बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने सारा पैसा दे दिया है। ठीक है, अब बारी आती है फर्स्ट कॉल मंगवाने की। तो आपको पता है कि कॉल्स के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने कॉल का अमाउंट भी हम ड्यू करेंगे। ड्यू मतलब कि हमने चिट्ठियाँ डाल दी अपने शेयर होल्डर्स को कि लाइए भाई शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा भी हमें दे दीजिए। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारे ड्यू की एंट्री होती है। हमने अपने शेयर कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया, रेज कर दिया है ना। और कितना अमाउंट आना चाहिए, तो मैंने बच्चे रेड से कैलकुलेशन किया है 1000 रुपीज़, 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 पर शेयर इज इक्वल टू 2000, यानी कि अब 2000 रुपये फर्स्ट कॉल का हमारे पास आना चाहिए था। तो भाई हमने ड्यू की एंट्री डाल दी और हमने नरेशन भी लिख दी, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर, यानी कि 1000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से पहली कॉल का पैसा ड्यू हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है सबने पेमेंट कर दी, तो वेरी गुड, हम पैसा रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और किस चीज़ का पैसा है जी, फर्स्ट कॉल का पैसा है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हम लिख देंगे और पैसा रिसीव भी कर लेंगे, डेबिट क्रेडिट में दोनों जगह हम लिख देंगे 2000 और नरेशन में लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ हमारी फर्स्ट कॉल जो है वो रिसीव हो चुकी है। अब बच्चों बारी आती है सेकेंड कॉल की। अब कम से कम 1 महीने के गैप में फिर से कंपनी को लगा कि अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल ही मंगवा ली जाए। तो कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री डालेगी। ड्यू की एंट्री का मतलब क्या है कि कंपनी ने लेटर डाल दिए पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को, सॉरी नॉट पब्लिक, अब वो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, कि लाइए भाई सेकेंड कॉल का पैसा भी दे दीजिए, ये आखिरी किश्त है। इसीलिए हमने क्या बोला, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, 1000 शेयर्स हमने इशू किए हैं और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है। तो टोटल हो गया आपका 2000 रुपीज़। हमने डेबिट में भी लिख दिया 2000 और हमने क्रेडिट में भी 2000 लिख दिया। ड्यू की एंट्री हो गई और हम नरेशन लिख देंगे बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर, यानी कि फाइनल कॉल हमने ड्यू कर दी है, लेटर डाल दिए हैं और 1000 शेयर्स पे हमने 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2000 रुपये हमने मंगवा लिए हैं। शेयर होल्डर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने क्या किया, पैसा भेज दिया। पैसा आया कहाँ पर जी बच्चों, बैंक में आया। तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया और ये पैसा किस चीज़ का है, उसको क्रेडिट कीजिए। ये पैसा है सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, तो हमने टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया और पैसा हमने रिसीव कर लिया। देखिए,
और साथ ही हमने नरेशन भी लिख दी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। बच्चों इस हिसाब से 8th एंट्री तक आपने 1000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से टोटल 10,000 रुपीज आप रिसीव कर चुके हैं। अगर आप टोटल करें, देखिए 3000 एप्लीकेशन पे आया, 3000 अलॉटमेंट पे आ गया, हो गया 6000, 2000 फर्स्ट कॉल पे आया, 2000 सेकंड कॉल पे आया, कितना हो गया 6000 प्लस 2 8000 प्लस 2 10,000। तो इस हिसाब से 1000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से हमारे पास टोटल 10,000 रुपीज आ गए। ठीक है, तो जितना हमने कैपिटल इकट्ठा करना था वो शेयर कैपिटल हमारे पास इकट्ठा हो चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज है कि हमने शेयर इशू करते हुए हमने खर्चे किए कितने के, 1000 के। ठीक है, तो ये शेयर इशू एक्सपेंस है, ये हमें पे करने पड़ेंगे, तो पे कर दीजिए। ये एक्सपेंसेस है, विद डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमें इस अकाउंट को डेबिट करना है। हम डेबिट करेंगे शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक से पेमेंट कर देंगे जी, टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे जी, 1000 रुपीज हम पेमेंट कर देंगे। और नीचे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर्स को इशू करते हुए ये खर्चे किए गए। तो बच्चे यहाँ पर आपका जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होती है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इशू ऑफ शेयर्स एट पार का 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का हमने इशू किया और 10 रुपए पर शेयर ही हमने मंगवा लिए। तो यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम पे अंशों का निर्गमन। ठीक है, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। क्या मीनिंग है? Issue of shares at premium implies that shares are issued at a price which is more than their face value. Face value आपको पता है, एक शेयर की जो कीमत होती है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो जब हम कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर जब इशू करती है तो हम कहते हैं कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। लिखा है कि इफ़ अ शेयर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹120। ठीक है, कि आपका शेयर कितने की, एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपये है। आपने कितने का इशू कर दिया जी, 120 का इशू कर दिया। ठीक है, तो 20 रुपये आपने लेना अपने शेयर होल्डर से, तो उन 20 रुपये को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रीमियम ऑन शेयर। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 भी आपको कुछ बता रहा है इसके बारे में। तो वहाँ पर कुछ लिखा गया है, वहाँ बोला गया है कि द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है बच्चे, यहाँ पर हम ये जो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स है ना, ये सब हम इशू करते हैं ना पैसा इकट्ठा करने के लिए, फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए, इनको हम बोलते हैं हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो ये हमारी सिक्योरिटीज़ है, तो हम शेयर इशू करें तो ये भी हमारी सिक्योरिटीज़ है। तो इन सिक्योरिटीज़ पर जो हमने प्रीमियम प्राप्त किया, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 बच्चों बोल रहा है कि जो भी आप अमाउंट पैसा रिसीव करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के माध्यम से, शेल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए हमने एक अकाउंट बनाया है जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बच्चों आपको ये अकाउंट याद रखना है, बिकॉज जब जिस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं, तो वो जो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो आपको इसी अकाउंट में एंटर करना पड़ेगा, यानी कि आपको ये अकाउंट वहाँ क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा कैपिटल रिसीप्ट है, पूंजीगत प्राप्ति है। बेटा कैपिटल रिसीप्ट के बारे में भी हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो कैपिटल रिसीप्ट्स वाले एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल ये भी था कि जब हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है वो आपकी पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 52 क्या बोलता है कि ये जो हमने अमाउंट रिसीव किया है, कौन सा, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का, ये पैसा हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए लिस्ट आ गई है। नंबर 1, टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर टू शेयर होल्डर्स। आपको इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि बोनस शेयर्स कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो जब कंपनी ने कुछ फ़ायदा देना होता है अपने शेयर होल्डर्स तो कई बार जो है वो बोनस शेयर्स के रूप में शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। ठीक है,
कंपनी शेयर होल्डर से पैसा नहीं लेती है इसके लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, क्योंकि कंपनी अपनी कैपिटल रेज कर रही है तो ये पैसा कंपनी कहाँ से एडजस्ट करेगी? ये कंपनी एडजस्ट करती है अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो पैसा पड़ा है वहां से ये बोनस शेयर इशू किए जाते हैं, ठीक है। और नंबर 2, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो शुरुआत का समय होता है उस वक्त कंपनी को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रारंभिक व्यय। ये भी हम पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं कि किसको बोलते हैं और क्या करना पड़ता है इनका, है ना। तो वहां पे लिखा था कि इनको राइट ऑफ किया जाता है कहाँ से? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से, ठीक है। नंबर 2, टू राइट ऑफ द कमीशन पेड और डिस्काउंट और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। अगर हमने अपने अंडरराइटर को हमने कमीशन दिया है, ठीक है, हम जब अपने शेयर इशू करते हैं ना तो ऐसे में हम प्रोस्पेक्टस बनवाते हैं, अंडरराइटर होता है ना, उसको कमीशन देना पड़ता है। और हम शेयर इशू करते हैं, एक्सपेंसेस बियर करते हैं। हम डिबेंचर इशू करें तो भी हमें डिस्काउंट पे कई बार जो है वो डिबेंचर इशू करने पड़ते हैं या हमें एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। वो सब हमारे कैपिटल लॉसेज हैं, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल लॉसेज जो भी होंगे उनको इसमें से हम राइट ऑफ कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का जो पैसा है वो इन पे किए हुए कमीशंस को राइट ऑफ करने के लिए, अपलिखित करने के लिए, डिस्काउंट्स हैं उनको भी, एक्सपेंसेस अगर कोई हुए उन इन सभी को एडजस्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। नंबर 4, टू पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। अगर देखिए कंपनी अगर जब ज़्यादा अमाउंट में पैसा शेयर इशू करती है तो कंपनी को फायदा होता है, ठीक है। लेकिन जब कंपनी रिडम्पशन करती है, रिडम्पशन क्या होता है? वापस करना पैसा, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा भी एक टाइम के बाद कंपनी को वापस करना पड़ता है, डिबेंचर्स का पैसा भी एक टाइम के बाद कंपनी को वापस करना पड़ता है। जब ये रिडम्पशन प्रीमियम पे होती है, ये कैसे होगी? कंपनी ने लिए 100 रुपये लेकिन वापस कितने कर रही है? 110। तो 10 रुपये क्या हो गया? प्रीमियम हो गया ना। तो कंपनी का नुकसान होगा ना। आप किसी से 100 रुपये लें और वापस करते हुए आपको 110 देने पड़े तो 10 रुपीज़ आपका नुकसान है। तो ये नुकसान भी कंपनी का होता है। तो ये कहाँ से कंपनी एडजस्ट करेगी? अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से, ठीक है। एंड लास्ट इज बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। कई बार कंपनी को अपने ही शेयर्स और बाकी जो सिक्योरिटीज हैं वो शेयर मार्केट से खरीदने पड़ते हैं, खुद ही बायबैक कर लेती है कंपनी, ठीक है। तो उस बायबैक के टाइम पे भी कौन सा पैसा कंपनी यूज कर सकती है? अपना जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा है वो कंपनी यूज कर सकती है। ये जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा आता है बच्चे, ये आप बैलेंस शीट में शो करते हैं कहाँ पर? आपका जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में जो आपका शेयर होल्डर्स फंड है वहां पर आपका आता है। उसी साइड में एक और आता है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंडर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का बैलेंस शो किया जाता है। तो इस बैलेंस को हम इन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड मेथड है प्रीमियम पे अंशों का निर्गमन करना, उसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम इनकी सिर्फ कंसेप्ट समझ लेते हैं। थर्ड जो हमारा मेथड है या था, हम बोल सकते हैं, शेयर्स को निर्गमन करने का, वो था इशू एट डिस्काउंट, यानी कि अंशों का कटौती पर निर्गमन। देखिए इसके बारे में क्या रूल रहा था। कंपनी अधिनियम जो 1956 था उसकी धारा 79 उन प्रावधानों को, उन प्रोविजंस को एक्सप्लेन करती थी जिनके पूरा होने पर ही, ठीक है, अगर वो प्रोविजन से कंपनी कंप्लीट करती थी, पूरा करती थी, तभी जो कंपनी है अपने अंशों को कटौती पर निर्गमित कर सकती थी। यानी कि तब कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती थी। डिस्काउंट क्या होता है? 100 का शेयर्स 100 का ना बेचकर कितने का बेचा? 90 का बेचा या 95 का बेचा, ये 85, यानी कि फेस वैल्यू से कम कीमत पर बेचने को हम बोलते हैं डिस्काउंट पर बेचना, ठीक है। तो डिस्काउंट पर बेचने से कंपनी को नुकसान होता है बेसिकली, ठीक है। तो लेकिन कुछ प्रोविजंस दिए गए थे 79 सेक्शन में 1956 एक्ट जो हमारा था कंपनीज का, उसमें तो अगर कोई कंपनी उसको पूरा करती थी तो फिर एक कंपनी अपने अंशों को डिस्काउंट पे इशू कर सकती थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब कंपनी अधिनियम 2013 में चेंज किया गया, उसमें मॉडिफिकेशंस की गई, अमेंडमेंट की गई, तो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 53 जो थी उसमें जो है अभी, इसके अनुसार कंपनी द्वारा अपने अंशों को कटौती पर निर्गमित करने पर ये प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। यानी कि अब जो है वो कंपनी अपने अंशों को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। और ये प्रतिबंध कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2014 से ये प्रतिबंध लागू हो चुका है। यानी कि अब हम सिर्फ अंशों को किस पे हम इशू कर सकते हैं शेयर्स को? वो है आपका एट पार, या तो 100 का शेयर्स कंपनी 100 में इशू कर दे, या फिर एट प्रीमियम, यानी कि 100 का शेयर कंपनी 105, 110, 115, ठीक है, इतने प्रीमियम पर जो है वो इशू कर सकती है। कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू अब नहीं कर सकती, इस पे प्रतिबंध लग चुका है।
ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए एंड ऑब्वियसली आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन हो नेक्स्ट वीडियो की वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।